हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस रेट का मोस्ट आईएमपी सेक्शन 35 ये आज हम समझते हैं। बड़ा सेक्शन है। आप एक काम करेंगे, अपनी कॉपी के 2 पेज लेंगे आमने सामने के पेज, इसलिए क्योंकि बड़ा रूल है। कुछ पॉइंट इस पेज पे लिखना, कुछ पॉइंट इस पेज पे लिखना। ठीक है, लगभग 5 पॉइंट आएंगे इसमें। पहले आप पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद लिखना तो ज्यादा सही रहेगा। साइंटिफिक रिसर्च, इंडिया में रिसर्च को बहुत प्रमोट किया गया है क्योंकि हम लोग रिसर्च में काफी पीछे चल रहे हैं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो अगर कोई रिसर्च करता है या करवाता है तो गवर्नमेंट उसको डिडक्शन देगी उस एक्सपेंडिचर का। और कितना देगी तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि आप 100 रुपीज एक्सपेंड करें, आपको 150% मीन्स 150 रुपए का रिडक्शन मिलेगा, 50 रुपीज का एडिशनल रिडक्शन। तो इस चीज को प्रमोट किया गया है, कई सालों से सेक्शन है, बल्कि 175% भी था, 200% भी था, बट अब इसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जा रहा है। और ये लास्ट ईयर है 2021, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से तो 100% हो जाएगा। 150% जो वेटेड रिडक्शन ज्यादा वाला है वो कट के हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा अमेंडमेंट 100%। बट ठीक है, अभी हम इस असेसमेंट ईयर तक की बात करेंगे तो मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट लिखवाता हूं आपको। सबसे पहला, आप साइंटिफिक रिसर्च में पहले तो 2 पॉइंट समझेंगे। इस पेज पर आप 2 पॉइंट अच्छे से लिख लेना, फिर बाकी के पॉइंट उस पेज पे लिख लेना। पहले क्या तो, और अगर आप सिंघाने में देखना चाहते हैं तो 215 पेज नंबर पर। वैसे सिंघाने में बहुत ज्यादा डिटेल दे रखा है और समरी स्टाइल में नहीं दे रखा है, इसलिए आपको इतना बिखरा हुआ याद ही नहीं होगा। देखो आप 2-3 पेज पलट के, आपको समझ में नहीं आएगा कहां से कहां। आप चाहो तो इस वीडियो को रोक कर एक बार पढ़ के देख लेना, कुछ समझ में नहीं आना है। तो हम इसकी समरी बनाते हैं। नंबर 1 हम करते हैं एक्सपेंडिचर रिसर्च हम खुद ही कर लें। आपने देखा कई कंपनी में अपना खुद का R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो एक्सपेंडिचर incurred by assessee himself for own business। तो पहला पॉइंट ये रहेगा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय असेसी हिमसेल्फ फॉर ओन बिजनेस, खुद के बिजनेस के लिए, है ना। देखो आप सिंघाना में भी 2 कॉलम में दिया, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च कैरिड ऑन बाय द असेसी। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च कैरिड ऑन बाय द असेसी हिमसेल्फ, खुद ही करें, खुद के बिजनेस के लिए करें, ऑन बिजनेस। एक पार्ट तो ये समझाता हूं मैं आपको। तो जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपने देखा कि उनका खुद की अपनी एक लैब बनी होती है जहां रिसर्च लगातार चलती है। तो वो लोग जब खर्चा करें, इनकट करने का, असेसी हिमसेल्फ इनकट करने का मतलब नहीं है कि जो मालिक है वो खुद बैठे, अरे अपने एम्प्लॉय से करवाए, मतलब अपने ही प्रेमाइसिस में या अपने ही जगह पर R&D डिपार्टमेंट खोलकर, किसी आउटसाइड एजेंसी को पैसा नहीं दिया रिसर्च करने। तो आप ऐसा समझ लें, मैं इधर पर लिखूंगा पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू आउटसाइडर, किसी थर्ड पर्सन को आपने पैसा दिया रिसर्च करने के लिए तो वो इस तरफ आएगा, और आप खुद रिसर्च करेंगे तो इस तरफ आएगा। अब कौन कौन से एक्सपेंडिचर कर सकता है व्यक्ति, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि आपने उस डिपार्टमेंट में सैलरी, रेंट और जो कंज्यूमेबल मटेरियल वगैरह ये सब खरीदेंगे, रिसर्च होगी ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, तो R&D डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बना दी आपने, R&D के लिए आपने कुछ मशीनरी खरीदी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किस किस पर कितना कितना डिडक्शन मिलेगा वो देखना है। बट पहला वाला सेक्शन आप सेक्शन 35 भी चलेगा। याद ये रखना है आपको कि यहां खुद के बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहा हूं। मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, मैं फार्मा की रिसर्च कर रहा हूं, किसी और के नहीं। मेरा पेपर इंडस्ट्री है मेरी, तो मैं पेपर की क्वालिटी सुधारने के लिए रिसर्च कर रहा हूं। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूं तो मैं अपनी गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी सुधारने के लिए रिसर्च कर रहा हूं। तो ऑन बिजनेस बाय एसएससी, है ना। अब
इसमें हम एक पार्ट पढ़ेंगे, यहां पे पढ़ेंगे हम 100% ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड। आपको ये लिखना है, कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वैसे भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है। रिसर्च करवाऊंगा मैं अपने बिजनेस में, तो बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉय लगे होंगे उन सबको जो सैलरी दूंगा, जो रिसर्च में लगे वैज्ञानिक लगे होंगे, तो उनको जो मैं ऑनरेरियम दूंगा या सैलरी दूंगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उस डिपार्टमेंट का लाइट का बिल, रेंट वगैरह दूंगा, वो रेवेन्यू, तो वो तो वैसे भी पीएनएल अकाउंट में आता। तो याद ये तो रह जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिडक्टेबल 100%। है ना, आपने अगर उसके लिए 10 लाख की मशीन भी खरीदी, 10 लाख का 100% पीएनएल में लिख दो, अलाउड एक्सपेंडिचर होगा। एक्सेप्ट लैंड, लैंड पर नहीं, बिल्डिंग पर लगा सकते हो, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर सब पर ले सकते हो, लैंड पर नहीं ले सकते। एक ही याद रखना है ना। साथ साथ में समझाते जा रहा हूं, पूरा लिख के समझाता, लेकिन मैं लिखते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, ताकि आपको बात धीरे धीरे क्लियर होती जाए। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति रिसर्च बिजनेस स्टार्ट करने के पहले करवाए या बाद में? तो जनरली लोग बाद में भी करवाते हैं। बिजनेस चल रहा है, सन फार्मा वगैरह कितने सारी कंपनीज है, आपने देखा होगा, अभी कोरोना के लिए सब लोग रिसर्च में लगे, तो कंपनी तो एग्जिस्टिंग है ना। तो बिजनेस में रिसर्च आप पहले करो या बाद में करो, आपको 100% रिडक्शन मिलेगा। लेकिन हम उन नए बिजनेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिन्होंने, तो कई बार ऐसा होता है ना, पहले रिसर्च करवाते हैं, अगर रिसर्च सक्सेसफुल होती है तब जाके हम उस पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कमेंसमेंट बाद में होता है, रिसर्च पहले होती है। अब जब रिसर्च हो रही थी तब तो कोई बिजनेस था नहीं, तो तब के एक्सपेंडिचर का क्या करें? तो यहां एक बड़ा अच्छा रूल है। क्या रूल है हम देखेंगे उसके बारे में। तो 100% ऑफ एक्सपेंसेस incurred within 3 years incurred within 3 years immediately before the date of commencement of business, commencement of business। तो 100% of expenses incurred within 3 years immediately before the date of commencement of business। जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया उससे ठीक पहले के 3 साल में, बस 3 साल से पुराना नहीं, विदिन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर जो एक्सपेंडिचर की उसका भी 100% अलाउड होगा। लेकिन रेवेन्यू पर या कैपिटल पर, क्वेश्चन ये है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ओनली मटेरियल एंड सैलरी except perquisites। इस पार्ट के लिए हो, इस पार्ट के लिए, उस पार्ट के लिए, उस पार्ट में तो रेवेन्यू में सारे आ गए, वहां मैंने सिर्फ एक्सेप्ट लैंड लिखवाया है, बस रेवेन्यू में कुछ भी नहीं लिखवाया, एक्सेप्ट, वहां सब आ गए। वहां आप मटेरियल, वेजेस, सैलरी, रेंट कुछ भी दो, सब अलाउड। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं कि यहां विदिन 3 ईयर वाला कंसेप्ट जो है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होगा, सारे एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है यहां। ओनली, सिर्फ कौन से? ओनली मटेरियल, रिसर्च करने में जो मटेरियल खर्च हो वो, एंड सैलरी। सैलरी में भी अलाउंसेस आएंगे, लेकिन एक्सेप्ट परक्विजिट्स। आपने अपने वैज्ञानिकों को रुकने के लिए रेंट फ्री हाउस दिया, वो परक्विजिट है, वो उस पर डिडक्शन नहीं। अलाउंसेस और परक्विजिट का फर्क समझ चुके हम सैलरी एड में। तो आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे एक्सेप्ट परक्विजिट,
सारी सैलरी पे डिडक्शन मिलेगा, सैलरी, बोनस, कमीशन सब पर, अलाउंसेस सब पर, बट परक्विजिट पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक लाइन यहां पर लिखेंगे, ओनली इफ प्रेस्क्राइब्ड या बल्कि ऐसा कहूं, ओनली इफ अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई जो अथॉरिटी बनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो अप्रूव करेगी आपके एक्सपेंडिचर्स को, तो आप डिडक्शन ले पाओगे। तो एक तरीके से ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया और नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। वहां पर इतना कुछ झंझट नहीं, वहां 100% ऑफ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस, ऑल रेवेन्यू एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लेन, वहां कोई झंझट नहीं। और यहां पर 100% ऑफ, और ऐसा लिख लेते हैं 100% ऑफ फॉलोइंग, 100% ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड विद इन 3 years, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब रही बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो पिछले 3 सालों में की कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लेन, यहां पर वही बात है, एक्सेप्ट लेन। और यहां हम लिख देंगे मे बी अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, मे बी अप्रूव्ड और नॉट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक वे में आप ये लिखेंगे, तो कॉपी के आधे पेज में ये आ जाए, आधे पेज में ये आ जाए एक तरफ, और दूसरे पेज में बाकी के पॉइंट लिखूंगा मैं। तो फर्स्ट पेज में आपको ये 2 पॉइंट लिखना है। ये समझ में आया क्लियर? यहां पर हम खुद अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अब ये पॉइंट समझने के लिए ये वाला देखते हैं, इस वाले पॉइंट में और क्लियर होगी बात। सेकंड वाला पार्ट मैंने पूरा लिख दिया है यहां पर। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, अंतर समझते हैं। नंबर 1, यहां पर सबसे मेन बात थी कि एक्सपेंसेस बाय एसएससी, वो खुद कर रहा, अपने यहीं पर अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहा था। यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन मेड टू आउटसाइड, आउटसाइडर, किसी थर्ड पर्सन को, अपने बिजनेस से अलग किसी आउटसाइडर को पेमेंट करना है, कंट्रीब्यूशन देना है, देना रिसर्च के लिए। ठीक है, जैसे हम डोनेशन देते हैं ना, ऐसे यहां पर हम कंट्रीब्यूशन देंगे स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन रिसर्च। अब क्वेश्चन ये है कि किसको देना है, तो आउटसाइडर में किसको देना है, तो आउटसाइड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 35 में एफिलिएशन मिली होती है, जो जो इंस्टीट्यूशन रिसर्च करते हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 35 में एफिलिएशन होती है। तो सेक्शन 35 में जो अप्रूव्ड है वो इंस्टीट्यूशन, सारे अप्रूव्ड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्टली आईआईएम भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में होगा डेफिनेटली। वो लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पे इतने सारे इंस्टीट्यूशन होंगे, तो हमें तो वर्ड लिखा है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। कॉलेज लिखा है, यूनिवर्सिटी आए, आईआईटी आए, नेशनल लेबोरेटरी आए, तो हम तो अप्रूव्ड ही अज्यूम करेंगे। और अप्रूव्ड पर्सन, एनी अदर पर्सन भी हो सकता है जो अप्रूव्ड हो बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक, तो पहली बात यहां आउटसाइडर को देना है और यहां आपको खुद को करना है। दूसरा, यहां आपको अपने बिजनेस के लिए करना है और यहां लिखा रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफिस। यानी ये जो रिसर्च का पैसा आप दे रहे हो, इसमें वो लोग आपके लिए रिसर्च करें या किसी और बिजनेस के लिए रिसर्च करें, तो भी डिडक्शन मिलेगा। तो मे बी रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ असेसी। हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो तो भी मिलेगा, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमारा बिजनेस फार्मा का है और हमने रिसर्च करने के लिए दी मोबाइल के लिए, या कोरोना के रिसर्च के लिए दे दी, या किसी और चीज के रिसर्च के लिए दी, तो भी डिडक्शन मिलेगा। तो रिलेटेड और नॉट रिलेटेड, यहां ये बात है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, यहां पर आए, यहां 2 पार्ट हो गए। जो आउटसाइडर को दे रहे हो आप, तो आउटसाइडर को किस पर्पस के लिए दे रहे हो, पर्पस आपका साइंटिफिक रिसर्च है, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च क्या होती है आपको पता है, जैसे जनगणना होती है, तो ये कौन सी रिसर्च है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, सोशल रिसर्च है ना। आपने देखा होगा कि पूरे देश में कितनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है, उसमें
मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, है ना, ये सब का रिसर्च होती पूरी। उसके हिसाब से तो फिर आगे स्कीम बनाती गवर्नमेंट गरीबों के लिए योजना, वो उसी के बेस पे बनाती। तो स्टेटिस्टिकल एंड सोशल रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च है, जैसे कोरोना की दवाई के लिए या वैक्सीन के लिए लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो साइंटिफिक रिसर्च होगी। तो अगर सोशल एंड स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए होगा, क्वेश्चन में लिखा आएगा, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लेन। और अगर आपका साइंटिफिक रिसर्च है, तो ये ध्यान रखो यहां पर, ये और ये कॉम्बिनेशन, आउटसाइडर, पेमेंट टू आउटसाइडर फॉर साइंटिफिक रिसर्च 150% ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लेन। यार मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लेन सेम। तो सब जगह एक बात तो क्लियर है, रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल, एक्सेप्ट लेन, एक्सेप्ट लेन। एक ये एक्सेप्शनल केस है, ये अलग है, बाकी सब जगह। और यहां 150% याद रखना, 150%। क्लियर है बात? क्वेश्चन में सब लिखा आएगा कि रिसर्च ये है या ये वाला रिसर्च है, आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप ये देख लेना कि इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड होना चाहिए, है ना, ये कंसेप्ट है। अब ये तो हुआ एक पेज पे आपने पूरा लिख लिया। अब सेकंड पेज पर आप लिखेंगे इसका बचे हुए पार्ट। बचे हुए पार्ट में ये है, ये दो पार्ट हो गए आपके। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं आपको एक साथ लिख देता हूं, फिर समझा देता हूं। तो अगले दो पॉइंट ये रहे आपके, जो आपको इधर वाले पेज पर लिखना है। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड इंडियन साइंटिफिक रिसर्च कंपनी। तो टू कंपनी, यहां आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो कंपनी को, आप कोई भी हो सकते हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कोई भी। तो देने वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, किसको देना? टू इंडियन अप्रूव्ड कंपनी, और इसका नाम लिखा अप्रूव्ड इंडियन साइंटिफिक रिसर्च कंपनी। मतलब ये कंपनी का मेन वर्क ही रिसर्च करना है। ये कंपनी बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई, रिसर्च करने के लिए बनाई गई। तो ऐसी इंडियन अप्रूव्ड कंपनी को अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, वेदर रिलेटेड टू और नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एसएससी, हमारे बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लेन। तो यहां याद रखना है, कंट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन टू इंडियन कंपनी, याद इतना सा लिखा है। और ये दोनों पॉइंट मैंने इसलिए अलग से लिखवाया, आप पूरा पेज पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें सब ऊपर नीचे दिया हो। ये सिस्टमेटिक कंपनी वाले दो पार्ट मैंने इस पेज पे अलग से लिखवा दिए इसीलिए। अब यहां पर बाय कंपनी है, देखो एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस, एक ये वर्ड आएगा इन हाउस, ये पहचानने के लिए बताया। वैसे इन हाउस का मतलब होता है कि हम खुद रिसर्च कर रहे हैं, खुद के लिए, किसी और को नहीं दे रहे, आउटसाइडर को। इन हाउस का मतलब आप अपने पास खुद ही रिसर्च कर रहे हो। तो यहां इन हाउस वर्ड का आएगा। एक पहचानने का तरीका ये है, एक कोई सेक्शन नंबर याद रख सकता हो तो उससे पहचान लेना। तो इन हाउस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकर्ड बाय कंपनी एसएससी फॉर ऑन बिजनेस, बाय कंपनी एसएससी। अब यह कंपनी एसएससी कर रही है। अभी तक के सारे पॉइंट में कहीं पर भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म कोई भी कर सकता था खर्चा। पहले पॉइंट में भी इंडिविजुअल अपने बिजनेस के लिए कर ले, दूसरे पॉइंट में कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर इंडिविजुअल दे सकता है, सोशल साइंस के रिसर्च के लिए भी और साइंटिफिक के लिए उसको डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन में कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ये सारे डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए भी थे, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, सबके लिए। बट ये वाला जो है ओनली एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय कंपनी एसएससी। तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ आएगा कंपनी एसएससी केस में, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो सबके लिए अलाउड है, वो भी कंपनी वहां पर भी आ रही है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, सर वहां पर भी तो लिखा हुआ था बाय एसएससी हिमसेल्फ और ऑन बिजनेस, तो वहां पर भी एसएससी यानी कंपनी एसएससी अपने खुद के लिए बिजनेस करे, रिसर्च करे, तो 100% डिडक्शन था। यस था 100%। लेकिन अगर आप वेटेड डिडक्शन लेना चाहते हो थोड़ा ज्यादा, तो वेटेड सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ किसको मिलेगा? कंपनी को, और वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। बहुत सारी कंडीशंस है, आप चाहें तो कंडीशन पढ़ने की इच्छा हो तो 217 पेज नंबर पे आके पढ़ लेना। 217 पर पैराग्राफ नंबर 81.9-5
है ना, वहां इसे पढ़ लेना, बस अपने को तो इससे याद रखना है। 150% ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एक बात और ध्यान से देखिए आपने, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग छोड़ दी, एक्सेप्ट लैंड तो हर जगह आया, एक्सेप्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग पर वेटेड डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? हाउएवर बिल्डिंग इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। ये 100% वही जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट कॉलम था, जहां से खुद अपने बिजनेस के लिए खुद रिसर्च कर रहा है, तो 100 तो सबके लिए था ही सी, तो 100 तो है ही सी। ज्यादा चाहिए तो वो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। और ये भी लास्ट ईयर है, ये जहां जहां मैंने 150% लिखा है लास्ट ईयर, अगले साल से सब 100 होने वाला है ना। इस पेजेस के नीचे लिखे हुए दिखेंगे आपको ये पॉइंट। क्लियर? तो साइंटिफिक रिसर्च का इतना बड़ा रोल। वीडियो रोक कर पहले इसको रिवाइज करो, लिखो अपनी कॉपी में, फिर मैं जो प्रैक्टिकल करवाता हूं वो सुनो। पेज नंबर 218 पर ये होमवर्क है वैसे तो, लेकिन इसका 5वां पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा आपको। 5th नंबर पॉइंट में क्या लिखा है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन द कंपनी हैड मेड द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर इट्स रिसर्च लेबोरेटरी बिफोर द कमेंसमेंट। तो ये सारे पॉइंट तो इजी रहेंगे। मैं बताता हूं लास्ट वाला पॉइंट, बिफोर मैं बताता हूं फर्स्ट वाले में जो आखिरी लाइन लिखवाई थी मैंने, बिफोर द कमेंसमेंट वाली, विद इन 3 years वाली, फर्स्ट कॉलम में। एक तो नॉर्मल लिखवाया था बाय एसएससी फॉर ऑन बिजनेस 100%, और एक उसके नीचे लिखवाया था बिफोर 3 year, है ना, प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये वाला पॉइंट है। इस क्वेश्चन में सबसे टॉप पर एक्स लिमिटेड कमेंस प्रोडक्शन ऑफ पेपर ऑन 1 December 19। कब कमेंसमेंट किया इन्होंने? 1 December 19 को कमेंसमेंट किया, मतलब ईयर 1920 इसमें कमेंसमेंट हुआ। और अगर इससे पहले के हम 3 साल देखें, इससे पहले के 3 साल देखोगे आप, तो 5th नंबर पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड परक्विजिट टू रिसर्च पर्सनल्स एंड मटेरियल ड्यूरिंग 12 month एंडिंग ऑन 30 November 2016। कब खर्च किए इन्होंने? 30 नवंबर 16 को खर्च किए। जबकि आप ध्यान से देखो तो 30 नवंबर 19, 30 नवंबर 19, 3 साल हो रहे हैं, ये 3 साल हो रहे हैं ना। तो विद इन 3 year अगर करता है, विद इन 3 year करता अगर वो इस दौरान करता तो डिडक्शन मिलता, लेकिन ये वाले सैलरी कब दी उसने? क्लियर पढ़ लेना, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड परक्विजिट टू रिसर्च पर्सनल एंड रिसर्च मटेरियल ड्यूरिंग 12 month एंडिंग ऑन, यानी इन 12 महीनों में जो यहां एंड हुए, इन 12 महीनों में खर्चे किए, तो ये तो एलिजिबल ही नहीं है, नॉट एलिजिबल। तो इसको आप क्या लिख दोगे? नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन बिकॉज इट इज इनकर्ड प्रायर टू 3 year बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। दूसरा, एक्सपेंडिचर सैलरी रिसर्च पर्सनल फ्रॉम December 16 to November 19, दिसंबर 16 से 1 दिसंबर 16 से नवंबर 19, इस दौरान खर्चा किया उसने, यानी विद इन 3 year खर्च किया। कितना खर्च किया? 91,000, आउट ऑफ विच अमाउंट सर्टिफाइड बाय अथॉरिटीज 32,000। तो इस दौरान उसने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं 92,000, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से सर्टिफाइड कितने हैं? 32,000, 91,000, तो उसमें 32,000, तो जो 32,000 सर्टिफाइड है वही डिडक्टेबल होंगे अंडर सेक्शन 35। मैंने लिखा है सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर आगे अगला, एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग रेंट फ्री फ्लैट, रेंट फ्री फ्लैट दिया इसी दौरान, डेट भी दे रखी, देखो आप दिए। तो परक्विजिट्स दिए, परक्विजिट्स तो ये नॉट एलिजिबल है, मैंने आपको लिखवाया। सिर्फ क्या एलिजिबल है? सैलरी एक्सेप्ट परक्विजिट्स लिखवा रखा मैंने। तो ये प्रायर टू कमेंसमेंट वाले में ये रूल है, बाकी सब जगह नहीं, बाकी तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये नॉर्मल कोर्स होता तो पूरा ये भी डिडक्शन मिलता परक्विजिट का भी, लेकिन ये स्पेशल वो 3 साल वाला केस है, इस कारण से यहां पर ऐसा है। फिर 4th पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च मटेरियल, मटेरियल भी मिलता है, ये भी विद इन 3 year फ्रॉम 16 to 19, 76,800, आउट ऑफ विच सर्टिफाइड बाय अथॉरिटीज 44,800, तो 44,800 का डिडक्शन मिलेगा मटेरियल पे, रिसर्च मटेरियल।
ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे इतना रिडक्शन मिला। तो आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हो उससे मतलब नहीं, सर्टिफाइड इतना था, अप्रूव्ड इतना था, उस पर रिडक्शन मिला। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किए, देखो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट सर्टिफाइड, तो मैंने कहा था नीचे लिखवाया भी मैंने वहां कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में और में नॉट सर्टिफाइड, ये नहीं होंगे सर्टिफाइड तो भी रिडक्शन मिलेगा। दो कॉलम में दिए, एक दिया है एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू नवंबर 16, यहां तक की, तो यहां तक के एक्सपेंडिचर तो नॉट एलिजिबल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बिफोर 30 नवंबर 16 हुए होंगे वो तो क्या रहेंगे, नॉट एलिजिबल। रीजन आप नोट में लिख दोगे, एग्जाम में कैसे करना है तो ऐसे ही करना है, और नोट लिख देंगे क्यों एलिजिबल नहीं, इसका नोट नीचे नोट लिख देंगे, बिकॉज इट इज इंकर्ड प्रायर टू 3 years। फिर दूसरी तरफ लिखा एक्सपेंडिचर बिटवीन 16 to 19, 3 खर्चे, परचेज ऑफ लैंड, तो लैंड तो एलिजिबल ही नहीं है, परचेज ऑफ लैंड, तो लैंड के बारे में भी क्या लिख दोगे, नॉट एलिजिबल। फिर क्या खर्चा किया, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 1,40,000, बराबर 1,40,000 का रिडक्शन मिलेगा क्योंकि इक्विपमेंट मीन्स मशीनरी। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हर्बल, हर्बल अब ये होंगे कि नहीं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये है कि इन्होंने कैपिटलाइज किए होंगे, जैसे हमने मशीन को लाने से लेकर इंस्टॉलेशन तक के एक्सपेंस हम कैपिटलाइज करते हैं ना, ऐसे ही अगर बिफोर कमेंसमेंट वाले को एक्सपेंसेस कैपिटलाइज हो गए तो वो कैपिटल के रूप में आप मानो, रेवेन्यू मत मानो उसको। ये कैपिटल की लिस्ट में दिया है, देखो आप 44,600 कल्टीवेशन, तो 44,600 ये कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। क्लियर? तो ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा टफ था, इसलिए मैंने समझा दिया आपको क्योंकि ये बिफोर कमेंसमेंट से रिलेटेड था। तो बिफोर कमेंसमेंट में बात समझ में आ गई, आप डेट लिख दिया करें, डेट से 3 साल बीच की छोड़ दें, इसके आगे पहले जो किए वो भी नॉट एलिजिबल, इसके बाद जो किए हैं वो तो नॉर्मल कोर्स में आ ही जाएंगे अपने 100% ऑफ रेवेन्यू। तो ड्यूरिंग बिजनेस में जो होगा उसको तो नॉर्मल रूल लगेगा जो भी आपका है, लेकिन खास तौर से विदिन 3 ईयर पे क्या रूल लगता है, तो ये लगता है। अब आपको इसका 1 2 3 4 5 पांचों पॉइंट आपको सिस्टमेटिक करना है, जैसा बुक में किए हैं वैसे, रीजनिंग भी वही लिखी हुई है, ऐसा एग्जाम में भी ऐसे प्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट उठाया, कितना टैक्सेबल बाहर लिख दिया, रीजन अंदर लिख दिया, क्यों टैक्सेबल हुआ या क्यों नहीं हुआ, सॉरी क्यों डिडक्टिबल हुआ या क्यों डिडक्टिबल नहीं हुआ, है ना। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, P2 करने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर लिख दी है, आप अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। क्या है हेडिंग, सेल ऑफ असेट यूज्ड इन एसआर, जो साइंटिफिक रिसर्च में असेट आपने यूज की थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर किए थे, कोई इक्विपमेंट खरीदे थे या बिल्डिंग खरीदी थी या मशीनरीज थी, फर्नीचर था, कुछ भी था, फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस। डेफिनेटली आपने सेक्शन 35 में उसके ऊपर डिडक्शन लिया होगा, या तो 100% या 150%, जो भी सेक्शन अप्लाई हुआ, डिडक्शन लिया होगा तो उसकी वैल्यू तो 0 हो गई होगी ना। WDV तो ऑलवेज क्या रहेगी, 0, क्योंकि कहीं भी आपका डिडक्शन 100% से कम तो है ही नहीं ना। तो 100 रुपए की अगर चीज लेता हूं मैं और 100 रुपए डिडक्शन मिल जाता है मुझे, कम से कम 100 तो हर जगह, तो हमेशा WDV क्या होगी, 0। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो राइट ऑफ हो चुकी है असेट, क्योंकि आपने फुल डिडक्शन ले लिया है 100% ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लेन इन फर्स्ट ईयर, पहले ही साल में आपने P&L में डेबिट कर दिया, तो अब बैलेंस शीट में वो असेट 0 हो चुकी है, बट वो असेट है तो सही, फिजिकली तो है। अब उस फिजिकल असेट को आपने बेचना चाहते हो क्योंकि रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, जिस रिसर्च के लिए मैंने खरीदा था वो रिसर्च कंप्लीट हो गई, या मुझे आगे वो रिसर्च करना ही नहीं है। तो 2 रास्ते हैं, या तो मैं उस R&D डिपार्टमेंट से डायरेक्टली उसको बेच दूं विदाउट एनी अदर यूज, कोई और यूज में नहीं ली, रिसर्च के बाद सीधे बेच दिया आउटसाइडर्स, या ऐसा करता हूं कि रिसर्च खत्म हो गई तो वो मशीन में अपनी फैक्ट्री में ले आता हूं, फैक्ट्री में उस मशीन का दूसरा कोई अल्टरनेटिव यूज है, मैं उससे प्रोडक्शन कर लूंगा या कुछ और काम में ले लूंगा उस एसेट्स को। तो मैंने उसको कहा यूज ले लिया अपने बिजनेस प्रॉपर में, जो मेरा मेन प्रॉपर बिजनेस चलता है। तो आफ्टर यूज इन बिजनेस प्रॉपर, मैंने उसको बिजनेस प्रॉपर में लिया, थोड़े दिन चलाया, फिर बेचा। तो बेचने के 2 तरीके,
या तो डायरेक्टली बेच दिया विदाउट एनी अदर यूज, या सोल्ड आफ्टर यूज इन बिजनेस प्रॉपर यूज करने के थोड़े दिन बाद बेचा मैंने उसको, तो दोनों में ट्रीटमेंट बदल जाएगा। नंबर 1 पहले इसको समझते हैं। अब आपने अगर उसको बेच दिया तो आपको डेफिनेटली कुछ तो मिलेगा, भले 1 रुपए मिले, 1 रुपए मिले मिलेगा, लेकिन उस असेट की डब्ल्यूडीवी ऑलवेज क्या रहेगी, नील, हमेशा ही 0 रहेगी। तो हमेशा ही क्या होगा इस पे, प्रॉफिट। लॉस होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लॉस हो सकता है कि लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉफिट को मैं बिजनेस इनकम मानूंगा या कैपिटल गेन, क्योंकि असेट बेचना तो कैपिटल गेन में आता है, ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहां इनकम टैक्स में बड़ा अच्छा रूल दे रखा है कि आप कितना बिजनेस इनकम मानेंगे और कितना आप कैपिटल गेन में ले जाएंगे। इनका कहना है बिजनेस प्रॉफिट मानो, कितना मानो, प्रॉफिट अप टू द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अर्लियर अंडर सेक्शन 35 इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। यानी जितना हमने बिजनेस हेड में पहले अर्लियर, पिछले सालों में, जिस साल हमने इसको पहली बार खरीदा होगा असेट को, तब हमने इसको साइंटिफिक रिसर्च में सेक्शन 35 में डिडक्शन लिया होगा। तो इनका कहना है आपने कुछ साल पहले, मान लो कि 3-4 साल पहले 16-17 में ये असेट मैंने परचेज की थी, ये मशीनरी थी जिस पर मैंने 100% डिडक्शन ले लिया था। तो 100% डिडक्शन आपने इस ईयर में ले लिया था इसके ऊपर, तो पीएनएल में डेबिट कर दिया। इनका कहना है कि जितना अमाउंट आपने पीएनएल में कभी डेबिट किया था, अर्लियर अलाउड हुआ था आपको, उतना आप बिजनेस इनकम मानो। यानी अगर मान लो मैंने उस साल में 5 लाख रुपए का डिडक्शन लिया था, असेट कितने की थी, 5 लाख रुपए थी, 5 लाख का डिडक्शन लिया था उस साल मैंने अंडर सेक्शन 35। अब इस साल ये असेट मान लो 6 लाख रुपए में बिक रही है, सॉरी 6 भी नहीं बल्कि और मैं कहता हूं उसको हम 13 लाख रुपए में बेचते हैं। कितने बेचते हैं, 13 लाख में। तो 13 लाख का पूरा प्रॉफिट आएगा। डब्ल्यूडीवी तो ऑलवेज 0 रहेगी ना। क्यों 0 रहेगी, क्योंकि मैंने खरीदी थी कितने में, 5 में, और 5 पूरे कहां तो राइट ऑफ कर दी, पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ हो गया ना। तो बैलेंस शीट से तो असेट पहले साल में हट जाती है, तो 0 वैल्यू, इसलिए ऑलवेज प्रॉफिट। अब इनका कहना है 13 लाख में से कितना बिजनेस इनकम माने, तो जितना अर्लियर अलाउड हुआ था, यानी जितना आपका डेबिट हुआ था पहले कभी, उतना इस साल 19-20 में आप उतना प्रॉफिट बिजनेस इनकम मान लो। तो ये गवर्नमेंट क्या चाहती है, रिवर्सल चाहती है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ये कंसेप्ट बहुत बार आगे भी आएगा। जैसे बेड डेट्स बताता हूं, बेड डेट्स आप डेबिट करते हो और बाद में उनकी रिकवरी हो जाए तो क्या उसको कैपिटल गेन में ले जाओगे, नहीं ना, वो इसी चीज की रिकवरी है। तो ये किधर लिखा है, बिजनेस में, तो वो भी किधर लिखेंगे, बिजनेस में। ऐसे कई पॉइंट आगे आएंगे। आपने सेल टैक्स पे किया या जीएसटी पे किया तो डेबिट किया पीएनएल में, बाद में उसका रिफंड मिल जाए तो क्या है, बिजनेस हेड। तो जब बिजनेस हेड की कोई चीज रिवर्स होगी तो बिजनेस हेड में ही आएगी। ये नॉर्मल कंसेप्ट है, विच इज डेबिटेड अर्लियर क्रेडिटेड इन करंट ईयर, सीधा सा कंसेप्ट है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में याद करो, अपन ने रेंट रिकवर किया था, अनरियलाइज और एरियर्स ऑफ रेंट रियलाइज, तो हाउस प्रॉपर्टी का अनरियलाइज रेंट हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल हुआ। ऐसे यहां पर भी, यहां का कोई लॉस एक्सपेंडिचर यहीं रिकवर होगा तो यहीं पर माना जाएगा प्रॉफिट। तो 13 लाख रुपए कैपिटल गेन में नहीं जाएंगे, बल्कि इसमें से 5 लाख रुपए अप टू द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। इसमें से 5 लाख बिजनेस इनकम में आएंगे और बाकी के 8 लाख कहां जाएंगे, कैपिटल गेन। ये कंसेप्ट है, ठीक। ये ऑलवेज क्या रखना है, नील। क्यों रखना है समझने का, क्योंकि आपने इस पे डिडक्शन ले लिया होगा 100% या 150%। चलो मान लो उस ईयर में 16-17 में इस असेट पर हमने 150% डिडक्शन लिया था, यानी 5 लाख के असेट पे 7.5 लाख का डिडक्शन लिया था। तो डब्ल्यूडीवी तो 0 ही कहलाएगी, डब्ल्यूडीवी नेगेटिव में थोड़ी ना होगी, तो डब्ल्यूडीवी तो 0 मानोगे क्योंकि असेट पूरी खत्म हो गई। बट आपको डिडक्शन कितने का मिला, 7.5 लाख रुपए से गवर्नमेंट ने आपका टैक्स बचाया। 7.5 लाख रुपए आपने कम किए ना, डेबिट किए, तो आपने टैक्स बचाया। तो अब आप 7.5 लाख रुपए को बिजनेस हेड में दिखाओ। तो अब यहां पर इस 13 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए अलाउड अंडर सेक्शन 35,
सेक्शन 35 में आपका 150% अलाउड हुआ तो 150% बिजनेस हेड में, तो सेम ये डेबिट और यहां पर क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो सिंपल रिवर्सल वाला कंसेप्ट है, सीधी सी बात, एक बार होगा बस जितना अर्लियर अलाउड हुआ उतना इस बार क्रेडिट कर देंगे। पहले बिजनेस में डेबिट हुआ था, अभी बिजनेस में क्रेडिट होगा। पहले बिजनेस का डिडक्शन था एक्सपेंडिचर, अब वो इनकम बन गया, सेम कंसेप्ट है। तो उतना बिजनेस हेड में आएगा। उसके अलावा जितना बचा है, यानी 13 लाख रुपए में से ये गया तो आपके 5.5 ये कैपिटल गेन में आएगा। तो यहां ये कंसेप्ट है ना, डायरेक्टली सोल्ड। अब अगर बिजनेस में ली है आपने तो क्या लिखा है मैंने ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट इंक्लूड दैट असेट इन रेस्पेक्टिव ब्लॉक टू विच इट बिलोंग्स एट नील वैल्यू। अब जब असेट को आप अपनी फैक्ट्री में ले आए, बिजनेस में ले आए, तो बिजनेस में जब भी एसेट आती है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रहती है, या तो ब्लॉक कंसेप्ट चलता है, या तो इस कैटेगरी की 10-15 एसेट है तो सबका मिला के एक ब्लॉक होता है। तो आप उस रेस्पेक्टिव ब्लॉक में जिसपे वो बिलोंग करती है, मान लो 15% वाली है तो 15% वाले ब्लॉक में मिला दो, 30% वाले में तो 30% वाले ब्लॉक में मिला दो। लेकिन ब्लॉक में किस वैल्यू पर मिला? नील। क्यों मिला? क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी है, 0 वैल्यू बुक्स में। तो इसको बिजनेस प्रॉपर में लाओगे तो ब्लॉक में इंक्लूड कर दो। अब ब्लॉक में नंबर ऑफ एसेट बढ़ गई लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ी, 0। और उसके बाद क्या करो, देन अप्लाई ब्लॉक कंसेप्ट। अब ब्लॉक में जो होता है वो करेंगे, यानी ब्लॉक में इंक्लूड हो गई। अब ब्लॉक में इंक्लूड होने के बाद वही प्लस माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो डिप्रेशन लगा देंगे, नेगेटिव आता है तो हम कहां ले जाते हैं? कैपिटल गेन में। वो सब कंसेप्ट लग जाएंगे, यानी आगे का पार्ट आपका सेम वैसे वैसे चले। इस बात को समझने के लिए हम आते हैं P2 पर। XYZ, a paper manufacturing concern purchased a machine in 1st January 17 for 6,10,000 for its laboratory in a view to improving the quality of art paper manufactured by the company। तो यहां पर खुद के बिजनेस के लिए एसएससी खुद रिसर्च कर रहा है, पेपर इंडस्ट्री के लिए खुद रिसर्च कर रहा है। तो सारे कॉलम में से कौन सा कॉलम लगेगा? पहला वाला, बाय एसएससी फॉर ओन बिजनेस। वो लास्ट वाला क्यों नहीं लगेगा? इन हाउस वाला, क्योंकि इन हाउस वर्ड नहीं है, इसलिए वो वेटेड डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहला वाला सिंपल वाला है, यानी खुद के बिजनेस के लिए खुद ही, चाहे इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो, कोई भी। तो 6,10,000 1 मार्च 17 मतलब एग्जैक्टली 16-17 ईयर। तो उस ईयर में इनको कितना डिडक्शन मिल गया होगा? 6,10,000, 100% डिडक्शन मिल चुका होगा, मतलब ठीक है। क्या लिखा पहले? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इन असेसमेंट ईयर 17-18। तो इन प्रीवियस ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18, डिडक्शन विल बी 100% ऑफ असेट। तो जितने के असेट उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा आपको। आपके असेट की कॉस्ट कितने की? 6,10,000 की। आपको सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन मिल गया 6,10, तो आपके असेट की वैल्यू क्या हो गई? WDV 0 हो गई। ये उस ईयर की बात, ये पहला आंसर। सेकंड आंसर क्या हो रहा है? इफ रिसर्च एक्टिविटी फॉर विच द अफोर्सेड मशीनरी इज परचेज सीज इन 18 एंड मशीनरी इज ब्रॉट इनटू बिजनेस प्रॉपर ऑन November 1st, 2018। रिसर्च सीज हो गई, उसको आप अपने बिजनेस प्रॉपर में ले आए। कब लेके आए? 1 नवंबर 18 को। तब मार्केट वैल्यू क्या थी उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे तो ब्लॉक में इंक्लूड किससे करना नहीं। तो ये वाला कंसेप्ट आफ्टर यूज इन बिजनेस। तो फर्स्ट इंक्लूड इन ब्लॉक, हम क्या करेंगे इस केस में? हम इस केस में ब्लॉक में इंक्लूड करेंगे। ब्लॉक कितने का दिया है? डेप्रिशिएशन इज अलाउेबल 15%। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द रिलेवेंट ब्लॉक ऑफ असेट ऑन 1 अप्रैल 18 इज 14,07,860। तो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 18-19 की। 18-19 में ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक जो है 1 अप्रैल 18 को 14,07,860 था, और आपने नवंबर 18 में उस रिसर्च के असेट को सीज करके किधर लिया? बिजनेस प्रॉपर में। देखो डेट लिखी, कब लाए? 1 नवंबर 18 को। 1 नवंबर 18 को इधर लिया, किस वैल्यू पर लाएंगे? नील। तो ये एसआर असेट जो है वो आपकी यहां आ गई, लेकिन नील वैल्यू पर इंक्लूड करना है। अब आपका ब्लॉक कितने का हो गया? इतने का हो गया।
तो जिस ईयर में बिजनेस प्रॉपर में लाया जाता है उस ईयर में आप कहा इंक्लूड करते हो? ब्लॉक में। कर लिया मैंने ब्लॉक में इंक्लूड। आगे क्या लिखा है? द एसआर मशीन इज सोल्ड फॉर 119 4 अप्रैल 19 को बेची। कब बेची? 4 अप्रैल 19 तो अगले साल बेची, तो इस साल कुछ होगा? नहीं होगा। तो अभी आपको क्या काम था? सिर्फ फर्स्ट इंक्लूड इन ब्लॉक में इंक्लूड कर लिया आपने, ठीक। अब ब्लॉक कंसेप्ट लगा दो। अब ब्लॉक कंसेप्ट क्या बोलता है? ब्लॉक कंसेप्ट ये बोलता है कि जब असेट है ब्लॉक में, ये वाले असेट भी और दूसरे असेट्स भी, और ब्लॉक में पॉजिटिव भी आ रहा बैलेंस, तो फिर हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने परसेंट लगाएंगे? 15% लगाएंगे। इस पर तो 180 दिन से कम तो चाहोगे भी तो लग पाएगा क्या? नहीं। और वैसे भी ये एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बहुत इस साल नहीं हुई है। एक्वायर्ड तो पहले हो चुकी थी, पुट टू यूज बिजनेस में पुट टू यूज तो अब हुई ना। पहले तो रिसर्च में पुट टू यूज थी, बिजनेस प्रॉपर में तो अब आई। तो 180 दिन से कम हो तो भी आप पूरा डर लगाओगे, क्योंकि इसमें एक्विजिशन पहले हो चुका है। अब इसका 15% निकाल लेते हैं। 14,07,860 का 15%, 211,179, 1196681, ये आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी होगी। और यही आपके नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगी? प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो जाएगी ब्लॉक की 1 अप्रैल 19 को। अब इस ईयर में क्या? इस ईयर में अगर कोई नई परचेस की है क्या? नहीं। परचेस की हो तो मैं ऐड कर देता, वही अपना नॉर्मल ब्लॉक कंसेप्ट चलाओ, ऐड कर देना। परचेस नहीं की लेकिन सोल्ड कर दिया आपने, 4 अप्रैल 19 को, ये एसआर वाले एसेट। तो एसआर वाले से फर्स्ट इंक्लूडेड इन ब्लॉक एट नेट वैल्यू, देन अप्लाई ब्लॉक कंसेप्ट। अब ब्लॉक कंसेप्ट में यहां कितने में बेच दी इसने? 1,90,000, 1,90,000। तो ये बचे 10,06,681। अब बैलेंस पॉजिटिव भी आ रहा है, और ब्लॉक में एक ही एसेट बेची, ये एसेट तो बची होगी ना, तो बैलेंस पॉजिटिव भी है और ब्लॉक में दूसरे एसेट भी है। तो क्या मैं इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां तो सेक्शन 32 लग रहा है, पॉजिटिव एंड बैलेंस एंड असेट्स। जब दो शर्त पूरी होती तो फिर 72 लगता है, फिर कैपिटल गेन नहीं लगता है। दोनों में कुछ भी एक ही लगेगा, दोनों तो लग नहीं सकते। तो अब यहां पर वापस क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितने पर? इस पर 15%। मीन्स इस केस में नो कैपिटल गेन अराइज, कुछ भी कैपिटल गेन नहीं हुआ। इवन इफ असेट सोल्ड, असेट बेचे फिर भी। तो ब्लॉक कंसेप्ट में असेट बेचने पर कैपिटल गेन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादा में बिकती है, 19 लाख में बिक जाती है, तो बराबर डिफरेंस का अमाउंट हम कैपिटल गेन कहते हैं। कम में बिकी, हाँ ऐसा होता, चलो सारी एसेट बिक जाती है 190 में, सारी, ब्लॉक खाली हो जाता है, एम्प्टी, तो हम चले जाते कैपिटल गेन में, क्योंकि हम जब ब्लॉक में एसेट ही नहीं बचती तो सेक्शन 32 कैसे लगा? फिर हम सेक्शन 50 सेक्शन 2 लगाते हैं। तो उस वाला रूल आपको याद रहना चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखना है आपको कि फर्स्ट इंक्लूडेड इन ब्लॉक एंड देन अप्लाई ब्लॉक कंसेप्ट। बस ब्लॉक कंसेप्ट बहुत बार समझा चुका हूं। थर्ड पॉइंट, इफ रिसर्च एक्टिविटी फॉर विच द मशीन वॉज परचेज सीज इन नवंबर 18, सेम पॉइंट ऊपर जैसे नवंबर 18 में सीज हो गई, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, एंड मशीन इज सोल्ड ऑन 4 अप्रैल 19, सेम डेट 4 अप्रैल 19, विदाउट यूजिंग इट फॉर अनदर पर्पस, सेलिंग प्राइस बीइंग 190 और 15 डे। अब ये वाला केस बता रहे हैं ना, तो इस वाले केस में क्या है? विदाउट एनी अदर यूज आपने बेच दी, तो बेची किस ईयर में? 1920, तो बात 1920 करूंगा मैं। रिसर्च सीज वाले 18 में हुए, उससे मुझे क्या मतलब? कैपिटल गेन अराइज कब होता है? व्हेन असेट ट्रांसफर, या कोई भी प्रॉफिट अराइज कब होता है? व्हेन असेट ट्रांसफर। अब यहां दो केस दिए हुए, एक केस दूसरा केस। एक केस में सेल्स कंसिडरेशन जो है वो 1,90,000 है, सेम रखा, और एक केस में आपका सेल्स कंसिडरेशन उन्होंने बोला 15 लाख होता तो क्या होता? अब इसमें असेट की डब्ल्यूडीवी जो है, डब्ल्यूडीवी एसआर असेट नीली रहेगी हमेशा, क्योंकि उस पर 100% डिडक्शन आपका मिल चुका है ना। कभी भी 90% डिडक्शन मिलता ही नहीं, 100 ही मिलता है, तो 100 से कम कहीं है ही नहीं, इसका डब्ल्यूडीवी हमेशा 0। अब आपका ये जो आया, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आया 190 एंड 15। बस क्वेश्चन इतना सा है कि इसमें से सर बिजनेस प्रॉफिट कितना माने, तो फिर वही कंसेप्ट अपना दिमाग में आना चाहिए
कि अर्लियर आपने अपने P&L अकाउंट में डेबिट कितना किया, कितना डिडक्शन मिला आपको, 100%, यानी 6,10,000 आप P&L में डेबिट कर चुके हो, इमेजिन करो, तो 6,10,000 में क्रेडिट कर सकता हूं। यहां तक का प्रॉफिट मेरा बिजनेस प्रॉफिट होगा, तो 6,10,000 रुपए तक का प्रॉफिट तो बिजनेस इनकम होगा। और उससे ज्यादा अगर हो गया है 8,90,000, तो ये चला जाएगा कैपिटल गेन। आई समझ। और यहां पर सर, तो यहां तो 6,10,000 के अंदर ही है ना, तो 6 अप टू 6,10,000, अप टू 6,10,000 तक का प्रॉफिट बिजनेस, तो 6,10 से कम है तो पूरा का पूरा ही क्या लेना आएगा, बिजनेस इनकम। और सेक्शन अगर लिखना चाहो तो ये सेक्शन 41(3) होता है बिजनेस इनकम के लिए, सेक्शन 41(3). थ्योरी लिखवाई वही लिख लेना, लिखवा ना, अप टू द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अर्लियर अंडर सेक्शन 35 इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस हेड अंडर सेक्शन 41(3). क्लियर है कंसेप्ट? मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। तो यहां कम ज्यादा बिकना ये ब्लॉक कंसेप्ट पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव आना, तो वो वाला कंसेप्ट लगा देंगे। और यहां सिंपल एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि जितना अर्लियर अलाउड हुआ उतना बिजनेस, बाकी सबके भी लगे। ठीक, मॉड्यूल में सॉरी स्टडी मटेरियल में भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, साइंटिफिक रिसर्च और उसको सेल करने, दो बात बताई मैंने इस वीडियो में, साइंटिफिक रिसर्च का पूरा रोल बताया और उसके एसेट को बेचने का, तो यहां तक का आप मॉड्यूल में भी हैंड टू हैंड कवर करते जाए ताकि डाउट्स क्लियर करें। और इसके नीचे इसी क्वेश्चन में सिंघाने में इन्होंने कैपिटल गेन निकाला, ये हमको नहीं कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन इन्होंने गलत कैलकुलेट किया और पीछे इन्होंने गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया आप पढ़ना अमेंडमेंट करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी अमेंडमेंट ना हुआ है आज तक और ना होगा, इसलिए ये इनका कैपिटल गेन कैलकुलेशन गलत है, हटा दें। ठीक, चलिए बहुत बड़ा सेक्शन अपना कंप्लीट हुआ, मैंने कहा था ये सब सेक्शन बड़े बड़े हैं। अब अगला वीडियो अगले सेक्शन के साथ, लेकिन मैंने एक बात और आपसे करना है, वो ये कि आप लोग कुछ चैप्टर में डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, जैसे कैश फ्लो आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, किसी ने मुझे कुछ भी फीडबैक नहीं दिया अभी तक। कैश फ्लो में कोई और पेंडिंग अगर डाउट हो आपके तो कंप्लीट करें हम, तो फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं। मैंने नया चैप्टर इसलिए स्टार्ट नहीं किया, क्या कैश बुक शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने अब तक कंप्लीट नहीं किया, और बिजनेस सेट में मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया, तो डेप्रिसिएशन के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए या नहीं हुए, या ये मैं ये अज्यूम कर लूं कि आप लोग ने कुछ भी नहीं पूछा, इसका मतलब कोई डाउट नहीं आया, सब लोग ने कंप्लीट कर लिया, तो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, अगले सेक्शन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।